नमस्कार छात्रों। पिछले वीडियो में हमने दादी माँ का परिवार इस पाठ का अभ्यास किया। आज हम इस वीडियो में इस पाठ में जितने भी प्रश्न आए हुए हैं, ज़रा सोचो बताओ, मेरी कलम से, मैंने समझा, इसका अभ्यास करेंगे। तो देखिए, पन्ना नंबर 5 पर पहले ही ज़रा सोचो बताओ यह प्रश्न है। वहाँ पर यदि प्राकृतिक संसाधन समाप्त हो जाए तो, जैसे जल, वन आदि, इसका जवाब आपको लिखना है। तो देखिए, प्राकृतिक संसाधन मतलब क्या होता है? प्राकृतिक मतलब प्रकृति, निसर्ग, जो भी हमें प्रकृति से प्राप्त हो, निसर्ग से प्राप्त हो। और संसाधन का मतलब संपत्ति, जो संपत्ति हमें निसर्गतः मिलती है उसे हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। तो जल, वन, जल का मतलब होता है पानी, वन का मतलब होता है जंगल। तो ये सब हमें प्रकृति ने ही दिए हैं, ये प्राकृतिक संपत्ति है और इसका हमें अच्छी तरह से वापर करना चाहिए। अगर यह समाप्त हो जाएंगे तो क्या होगा? तो इसका उत्तर मैं आपको बताती हूँ। जल और वन ईश्वर द्वारा दिए गए अति महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन हमारे लिए है और जीवित रहने के लिए हर एक प्राणी को जल की आवश्यकता तो होती है। पेड़ पौधे भी तो जल बिना जीवित नहीं रह सकते। जल द्वारा सिंचने से ही पौधे बढ़ते हैं और पेड़ बनते हैं। यदि किसी दिन जल समाप्त हो जाए तो इस विशाल पृथ्वी पर जीवन बचेगा ही नहीं, पेड़ पौधे भी समाप्त हो जाएंगे। किसी भी प्रकार की वनस्पति, फल, अनाज, यहाँ तक कि नन्हे बच्चों को दूध तक नहीं मिल सकेगा। धीरे धीरे प्राणियों की सभी जातियाँ भी समाप्त हो जाएगी। इसी प्रकार वन भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। वन पर्यावरण को शुद्ध करते हैं। वातावरण में जो विषैली वायु रहती है ना, उसको ग्रहण करके हमें ऑक्सीजन मतलब प्राणवायु देते हैं। ये जो वन होते हैं वो बारिश यानी कि वर्षा लाने में भी सहायक होते हैं। वनों के कारण भूमिगत जो जल होता है यानी कि ज़मीन के अंदर जो जल होता है उसमें वृद्धि होती है, बढ़ती है वो। वन हमें अनेक प्रकार के फूल, फल, औषध, लकड़ी आदि सब देते हैं। यदि अगर वन नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे। तो देखिए, इस प्रश्न के उत्तर में हमें क्या करना है? जल और वन का हमारे लिए क्या महत्व है वो लिखना है और अगर वो समाप्त हो गए तो हम जीवित कैसे नहीं रह सकते, ये आपको यहाँ पर लिखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर मेरी कलम से। निम्नलिखित शब्दों के आधार पर कहानी लिखो। जैसे पानी, पुस्तक, बिल्ली, राखी। आपको क्या करना है? पानी, पुस्तक, बिल्ली, राखी, ये 4 शब्दों पर ऐसी कहानी लिखनी है जहाँ पर आपको कहानी का अर्थ भी समझ में आए, यानी कि ऐसी कहानी लिखनी है, इस कहानी पर ये 4 शब्द इस कहानी में आने चाहिए। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक कहानी बताती हूँ। अभी आपको क्या करना है? ध्यान रखना है कि इस कहानी में ये 4 शब्द आते हैं या नहीं। एक अंशु नाम की लड़की है जो कि नागपुर में रहती है। वे 7वीं कक्षा में ही पढ़ती है। 2 दिन बाद उसकी हिंदी की परीक्षा है। अपने माँ से पूछकर वो अपने सहेली के यहाँ पढ़ने के लिए चली गई। दोनों सहेलियाँ देर रात तक पढ़ाई करती रही और पढ़ाई करते करते उन्हें समझ में नहीं आया कि रात कब हो गई। जब उनका ध्यान बाहर की तरफ गया तो अंधेरा दिखने पर उनको लगा कि अरे बहुत रात हो गई है। फिर अंशु ने अपने सहेली से विदा ली, टाटा बाय बाय कर ली और अपने घर की ओर वो चल पड़ी। तभी अचानक बादल गरजने लगे और पानी भी बरसने लगा। अंशु के हाथ में पुस्तकें थी। उसने अपनी पुस्तक को अपने दुपट्टे में अच्छी तरह से लपेट लिया। बारिश और तेज़ हो गई। अंशु बारिश से बचने के लिए एक दुकान के बरामदे में खड़ी हो गई। तभी उसकी नज़र बिल्ली के एक बच्चे पर पड़ी जो बुरी तरह बारिश में भीग गया था और ठंड के कारण काँप रहा था। अंशु को बड़ी दया आई। इधर उधर वो देखने लगी कि कैसे उससे बचाया जाए। तभी उसने दुकान में तरह तरह की रंग बिरंगी राखियाँ भी देखी। उसे याद आया कि अरे कल तो रक्षाबंधन है और अपने पढ़ाई के तैयारी करने में वह राखी लाना ही भूल गई थी। अंशु ने दुकान से अपने भाई के लिए एक राखी खरीदी। अब तक बारिश भी रुक गई थी। अंशु उस बिल्ली को गोद में लेकर अपने घर आई। फिर उसे तौलिए से पूछा और हल्का गर्म दूध पिलाया। दूध पीकर बिल्ली
बड़ी ही स्वस्थ दिखने लगी और अंशु के पास आकर उसका पैर चाटने लगी, मतलब उसे प्यार करने लगी। अंशु ने अपने कमरे के एक कोने में एक कपड़ा बिछाया और बिल्ली को उस पर सुला दिया। माँ ने अंशु को इस कार्य के लिए शाबाशी भी दी। अंशु ने माँ से प्रार्थना की कि वे उस बिल्ली को घर में रहने दे। माँ के कहने पर अंशु को बहुत खुशी हुई। उसने निश्चय किया कि उसका नाम ही वह राखी रखेगी, क्योंकि वह बिल्ली उसे राखी के त्योहार पर ही मिली थी। तो देखिए, मैंने जो आपको ये कहानी बताई है, इस कहानी में पानी, पुस्तक, बिल्ली, राखी, ये 4 ही शब्द आए हुए हैं। आप अलग तरह की भी कहानी तैयार कर सकते हो, लेकिन इस कहानी में ये 4 शब्द आने ही चाहिए। नीचे है मैंने समझा। मैंने समझा का मतलब क्या होता है कि इस कहानी से आपने क्या समझा। इस कहानी में ऐसा कोई आपको जो संदेश है, जो मिला है, वो आपको 2 या 3 वाक्य में लिखना है। तो देखिए, यहाँ पर एकता का महत्व समझाया गया है। तो आपको कैसे लिखना है? मैंने इस पाठ से यह समझा कि संकट के समय शांति, एकाग्रता, धैर्य और एकता के साथ कार्य संपन्न करने चाहिए। हमें एकता से ही काम करने चाहिए। अगर हम एकता के साथ कार्य करेंगे तो हम अपने जीवन में आगे जा सकते हैं या यशस्वी हो सकते हैं। तो आपको यहाँ पर ऐसे लिखना है। आप अपने कुछ वाक्य भी यहाँ पर लिख सकते हो। यहाँ पर नीचे है शब्द वाटिका। यहाँ पर जो पूरे पाठ में आए हुए जो भी कठिन शब्द होते हैं, उनके अर्थ यहाँ पर दिए हुए हैं। मैंने वीडियो में जब ये पाठ सिखाया था, तभी आपको वहाँ पर शब्दों के अर्थ भी बताए थे। फिर भी यहाँ पर आप एक बार यह शब्द आपको पढ़ने हैं। जैसे कि देखिए, निपट केवल मात्र, आबाद भरा पूरा, बुहारना स्वच्छ करना, दिन दुनिया संसार, खलिहानी कटी फसल रखने का स्थान, क्लांत थका हुआ, कलरव पंछियों की मधुर ध्वनि, आनन फानन में शीघ्रता से। यहाँ पर इन शब्दों के अर्थ यहाँ पर दिए हुए हैं। यहाँ पर है मुहावरे। मुहावरे का अर्थ होता है वाक प्रचार। जैसे पहला मुहावरा है तुनक कर बोलना। यहाँ पर ये इसका अर्थ भी दिया हुआ है, जैसे कि अर्थ है चिढ़कर बोलना। अभी आपको वाक्य तैयार करना है। ऐसा वाक्य तैयार करना है जिस पर तुनक कर बोलना यह मुहावरा आना चाहिए। जैसे कि सुरेश हमेशा तुनक कर ही बोलता है। ये यहाँ पर वाक्य तैयार हो गया। आप अलग अलग वाक्य भी तैयार कर सकते हो। दूसरा मुहावरा है अक्ल का पत्ता खोलना। इसका अर्थ है तरकीब बताना। वाक्य, संकट के समय हमें अक्ल का पत्ता खोलना चाहिए। तीसरा मुहावरा है ठगा सा रहना। इसका अर्थ है चकित होना। इसका वाक्य आप ऐसा कर सकते हो, जैसे सांप देखते ही मैं ठगा सा रह गया। इसके बावजूद भी आप अलग वाक्य तैयार कर सकते हो। नीचे है कहावतें। कहावतें मतलब उसे हम मराठी में म्हणी कहते हैं। यहाँ पर पहली कहावत है 1 और 1 11, मतलब एकता में बल। 1 और 1 11 को कोई हरा नहीं सकता। यहाँ पर आप वाक्य ये लिख सकते हो। दूसरी कहावत है अंत भला तो सब भला, परिणाम अच्छा तो सब अच्छा। मतलब आप जब भी कार्य करते हो, अगर वो अच्छा हो तो उसका परिणाम अच्छा ही होता है, और परिणाम अच्छा हो तो सभी अच्छा रहता है। तो यहाँ पर इस कहावत का ये अर्थ हो गया। तो आपको ये हिंदी की कॉपी में लिखना है। आगे है पन्ना नंबर 8 पर अध्ययन कौशल। देखिए, अपने और किसी पड़ोसी राज्य के राष्ट्रीय अभयारण्य की शासकीय वीडियो क्लिप्स, फिल्म्स आदि देखकर वर्गीकरण करो एवं टिप्पणी बनाओ। यहाँ पर आपको अभयारण्य की जानकारी लिखनी है। सर्वप्रथम हम अभयारण्य का अर्थ देखेंगे। अभयारण्य का क्या मतलब होता है? जहाँ पर बहुत घना जंगल रहता है। जंगल में यानी कि बहुत घना जंगल, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे वृक्ष, विविध प्रकार के प्राणी पक्षी पशु सब रहते हैं। उनकी वहाँ पर देखभाल की जाती है, उनका वहाँ पर संवर्धन किया जाता है, उसे अभयारण्य कहते हैं। तो हमारे महाराष्ट्र में या महाराष्ट्र के बाहर जो हमारे भारत देश में अलग अलग राज्य है, वहाँ पर बहुत सारे अभयारण्य हैं। जैसे कि देखिए, मारढोक अभयारण्य है, कोयना वन्य जीव अभयारण्य है, नागजीरा अभयारण्य है। तो इस तरह से बहुत सारे प्रकार के अभयारण्य हैं। तो आपको क्या करना है,
कौन सा अभयारण्य उसका नाम लिखना है, वह कौन से राज्य में है उसका नाम लिखना है, और उसकी क्या विशेषता है, मतलब वहाँ पर कौन से प्राणी या पशु रहते हैं, उनकी कैसी देखभाल की जाती है, संवर्धन कैसे किया जाता है, ये आपको लिखना है। तो इसकी सब जानकारी आपको गूगल पर प्राप्त हो सकती है। तो आपको गूगल से ये सब जानकारी प्राप्त करके लिखना है। नीचे है विचार मंथन। वृक्षवल्ली आमा सौयरे वंचरे, मतलब देखिए वृक्ष हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। वृक्ष का मतलब पेड़ पौधे होता है। आप सबको तो पता है कि पेड़ पौधों से हमें छाया, फल, फूल, लकड़ी, औषधि, वनस्पति सब प्राप्त होते हैं। अगर हम साल भर में एक पेड़ लगाएंगे तो हमारा जो अगला भविष्य है यानी कि पीढ़ी है, उनका भविष्य अच्छा हो सकता है। पेड़ पौधों से बारिश होती है और सब ये जो हमें खाने के लिए पेड़ों से ही तो मिलता है। तो हमें वृक्ष काटने नहीं चाहिए बल्कि उनका संवर्धन करना चाहिए। यहाँ पर वाचन जगत से दिया हुआ है। स्वामी विवेकानंद का कोई भाषण पढ़ो और प्रमुख वाक्य बताओ। स्वामी विवेकानंद ये हमारे भारत के बहुत महान व्यक्ति में से एक है। स्वामी विवेकानंद इन्होंने हिंदू धर्म के संवर्धन के लिए देशों विदेशों में जाकर बड़े बड़े भाषण दिए हुए हैं। तो आपको क्या करना है, स्वामी विवेकानंद की जो एक कोई भी किताब हो या पुस्तक हो वो जाकर खरीदनी है और उनके जो भाषण में कोई प्रमुख संदेश है या प्रमुख वाक्य है वो आपको बताने हैं या लिखने हैं। नीचे है सदैव ध्यान में रखो। संगठन में ही शक्ति है, इसे जीवन में उतारो। संगठन का मतलब होता है एकता। हमें एकता से ही काम करना चाहिए, एकता में ही शक्ति होती है। और यह हमें सिर्फ बोलना ही नहीं चाहिए बल्कि अपने जीवन में भी एकता से ही काम करना चाहिए। अगर आप एकता के साथ काम करोगे तो आपको कोई हरा नहीं सकता, आप जीवन में यशस्वी हो सकते हो। नीचे है प्रश्न उत्तर, जैसे कि देखिए पहला प्रश्न है घटना के अनुसार क्रम लगाकर लिखो। पाठ में जो जो घटनाएं घटित हुई है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर वाक्यों का क्रम लगाना है। तो यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हैं वो ऊपर नीचे किए हुए हैं। आपको पाठ में जो जो घटना के हिसाब से आपको वाक्यों का क्रम लगाना है। जैसे कि देखो यहाँ पर पहला वाक्य क्या आएगा, घर के आंगन में बरगद का पेड़ था, यह पहला वाक्य आएगा। दूसरा वाक्य आएगा चिंकी ने भी 2 बेटों का उपहार दिया। तीसरा वाक्य आएगा टीनू मीनू चुस्कू मुस्कू खेलने लगे। और चौथा वाक्य आएगा एक साथ उड़ने को रहेंगे तैयार। तो इस तरह से आपको इस वाक्य का क्रम लगाना है। दूसरा प्रश्न है 1-2 वाक्यों में उत्तर लिखो। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हैं, वहाँ पर आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है चिड़िया कहाँ रहती थी। इसका जवाब है चिड़िया घर के आंगन में बरगद के पेड़ पर घोंसला बनाकर रहती थी। दूसरा प्रश्न है बहेलिया कब ठगासा रह गया। जब सभी पक्षी एक साथ जाल लेकर उड़ गए तब बहेलिया ठगासा रह गया। तीसरा प्रश्न है दादी माँ सुबह उठकर क्या करती। इसका उत्तर है सुबह उठकर दादी माँ घर बुहारती, संवारती, आंगन में आसन धरती, खाना बनाती, खाती, परिवारजनों से बतियाती। चौथा प्रश्न है चुस्कू मुस्कू ने किससे जाल काटा। चुस्कू मुस्कू ने अपने पेने दांतों से जाल काटा। तो देखिए यहाँ पर मैंने आप सबको उत्तर भी बताए हैं। तो आप सबको यह सब अभ्यास अपनी हिंदी की कॉपी में करना है। जैसे पहले ज़रा सोचो बताओ, मेरी कलम से, बाद में मैंने समझा, शब्द वाटिका में शब्दार्थ, मुहावरे, कहावतें, यहाँ पर अध्ययन कौशल, और जो प्रश्न है 1 और 2, ये सब आपको अपनी हिंदी की कॉपी में यह स्वाध्याय पूर्ण करना है। तो मुझे आशा है कि यह जो मैंने आपको अभी इस सब सवालों के जवाब बताए हैं आपको समझ में आए होंगे। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।